नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इतिहास शिक्षण में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसमें हम अध्याय 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसका अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्ययन में हमारे जो चर्चा के विषय रहेंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे। पहले हम प्रस्तावना में इस बदलती हुई परंपराओं का हम परिचय प्राप्त करेंगे कि वो कौन सी पृष्ठभूमि रही, जिसके कारण पूरा का पूरा विश्व बदल गया। इसमें इटली के नगरों का किस प्रकार से पुनरुत्थान हुआ और उसके द्वारा पुनर्जागरण संभव हो पाया, और वहाँ विश्वविद्यालयों की जो स्थापना हुई और उन विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ और उसके कारण ये विषय पढ़ाए जाने लगे और इनके द्वारा पुनर्जागरण संभव हुआ। हम इतिहास का जो कालक्रम है, जिसको मानवतावादी विचारकों ने विभिन्न कालखंडों में बांटा है, उसका भी हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे। हम प्राचीन यूनानी विज्ञान और दर्शन के प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पुनर्जागरण काल में प्राचीन रोमन के समय जो दार्शनिक हुए, उनके विचारों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक, यानी यूरोप के अलग अलग देशों में जो नगरों की संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो नगरीय संस्कृति थी वो विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, और नगर खास तौर से जो इटली के नगर थे, जिनमें फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, तीन बड़े नगर थे जो कि कला और विद्या के बड़े केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत जो है ऑटोनॉमी मिली हुई थी, तो नगर एक कला और ज्ञान के बड़े केंद्र बन करके उभरे। जो धनी और अभिजात वर्ग के लोग थे, वो कलाकारों के और लेखकों के आश्रयदाता थे, उनको आश्रय देते थे। और ये वो समय था जिसका कि हमने 14वीं शताब्दी के बाद का समय है। तो यहाँ पर मुद्रण का आविष्कार हो गया था, और अनेक लोगों को, चाहे वो दूर दराज के नगरों में रहते हों या अलग अलग देशों में रह रहे हों, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों, वे छपी हुई पुस्तक को प्राप्त करने लग गए, और यूरोप के इतिहास की जो समझ थी वो विकसित होने लग गई। और लोग अब अपने को आधुनिक विश्व की तुलना पुरानी यूनानी व रोमन से जुड़ी हुई जो प्राचीन दुनिया थी, अब उससे करने लग गए थे। इसलिए अब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म भी चुन सकता है। और जो चर्च था, तो उसके जो विचार थे, यानी पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वास थे, उसको तो वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। कि उसमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे गलत सिद्ध कर दिया। वो उनको अब सौर मंडल की समझ पूरी हो गई थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को भी उलट दिया कि जो भूमध्य सागर है वो विश्व का केंद्र है। तो इस विचार के पीछे ये मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। तो ये पुरानी मान्यता थी, वो यहाँ पर बदल करके रह गई। तो 14वीं शताब्दी से जो यूरोपीय इतिहास है, उसकी जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें दस्तावेज हैं, मुद्रित पुस्तकें हैं, चित्र हैं, मूर्तियां हैं, भवनों और वस्त्रों से भी प्राप्त होती हैं जानकारियां।
और ये सभी सामग्रियां अमेरिकी और यूरोप के भिन्न भिन्न अभिलेखागारों में और कला चित्रशालाओं में और संग्रहालयों में ये सुरक्षित रखी हुई है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसे रेनेसां कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, और हिंदी में इसे हम पुनर्जन्म के स्थान पर पुनर्जागरण कहते हैं। यानी सो करके जब दोबारा व्यक्ति जागता है जड़ अवस्था से और जीवन की चेतना की अवस्था में आने को पुनर्जागरण कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड के जो ब्रिस्ले विश्वविद्यालय था उसके एक इतिहासकार हुए जैकब बर्कहार्ट। बर्कहार्ट ने इस रेनेसां पर बहुत अधिक बल दिया है। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके उनके विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें ये बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात हो गए और फाइलें हो गई, इनका इस्तेमाल करे। लेकिन बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना कि राजनीति से है। संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1860 ईस्वी में इन बर्कहार्ट महोदय ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली ऐसी पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान जो है साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला इन सब की ओर आकर्षित किया और ये बताया कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेंगे और अपनी दक्षता को बढ़ाने में वो समर्थ होंगे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं निर्णय लेता है और अपनी दक्षता बढ़ाने में समर्थ है उसको आधुनिक कहा, जबकि उससे पहले के समय को उसने मध्यकालीन मानव कहा, जिसके हर चेतना पर चर्च का नियंत्रण था। इस मानचित्र को हम अगर देखें तो यह है इटली का मानचित्र है जो दिखाया गया है। ये भूमध्य सागर है और ये इटली है। इटली कई राज्यों से मिलकर के उस समय बना था, जो 14वीं शताब्दी का हम बता रहे हैं, और इसके विभिन्न नगर थे। तो जिसमें हम यहाँ पर रोम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम फ्लोरेंस को देख सकते हैं, हम जिनेवा देख सकते हैं, वेनिस देख सकते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध नगर हैं। इन नगरों के बारे में हम भी आप इसके बारे में और प्रकाश हम डालेंगे। इटली के इन नगरों का पुनरुत्थान होना यहाँ की सभ्यता संस्कृति में पुनर्जागरण के उदय का काल था। तो पश्चिम जो रोम साम्राज्य था, जब उसका पतन हो गया था तो इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। जो रोमन एम्पायर, इसके विषय में हमने जाना कि वह 3 महाद्वीपों में विस्तृत साम्राज्य था। तो जब उसका पतन हो गया तो उसके बाद कोई भी ऐसी एकीकृत सरकार नहीं थी। जो रोम का पोप, जो अपने राज्य का बेशक सार्वभौम था, लेकिन वो राजनीतिक रूप से यूरोप में मजबूत नहीं था। तो एक अरसे के बाद तो जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र था, सामंती संबंधों के कारण जो नया रूप ले रहे थे, तो लैटिन चर्च के नेतृत्व में उसका धीरे धीरे एकत्रीकरण हो रहा था। तो इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली अपेक्षाकृत जो है रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात एक कमजोर देश के रूप में हो गया था और कई टुकड़ों में, जैसा मैंने आपको बताया कि कई टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन जब
इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे, तो उन्हीं परिवर्तनों ने जो इटालवी संस्कृति थी, उसके पुनरुत्थान में उसने सहायता प्रदान की। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक देशों के बीच व्यापार बढ़ा, तो उससे इटली के जो तटवर्ती बंदरगाह थे, ये पुनर्जीवित हो गए, क्योंकि 2 बड़ी सभ्यताएं या 2 बड़े साम्राज्य निकट आ गए थे। तो 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ जो सिल्क रूट था, उससे व्यापार आरंभ किया और उसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग जो है, वो समझने लग गए थे। वे स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह अपने को मानते थे और इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस जो थे, ये गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे, जिनका शासन वहां के प्रिंस अर्थात राजकुमार चलाते थे। इनमें सबसे अधिक जीवंत शहरों में पहला था वेनिस और दूसरा था जिनेवा। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन ये नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। इस चित्र में हम एक वेनिस के जो नगर राज्य है, उसका एक चित्र है जो कि जी वेलिनी का द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, अर्थात पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति। ये चित्र 1370 की एक घटना की याद में सन 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। ये 15वीं शताब्दी का वेनिस यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये किस प्रकार के वहाँ के भवन हैं, वहाँ के नागरिकों की वेशभूषा, उनके वैभव को भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या था दरअसल कि जो कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी, ये सन 1483 से 1542 तक रहे। इन्होंने अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534, इसमें अपने नगर राज्य को की एक जो उनकी लोकतांत्रिक सरकार थी, उसके बारे में लिखा कि वो नगर राज्य कैसे चलता था। उसने क्या लिखा है कि हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल यानी कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है, जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। महिलाओं को नहीं मिलती है, केवल पुरुषों को। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिसके हाथ में कॉमनवेल्थ के शासन की बागडोर है, उसमें शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। तो कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि कॉमनवेल्थ का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है, तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए, यानी सभी को नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक, जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी, न कि
कॉमनवेल्थ की। तो गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हों। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो विभिन्न प्रकार की विचारधारा इसमें चल रही थी। एक दृष्टि हम जो 14वीं और 15वीं शताब्दियों में जो घटनाक्रम हुए उस कालक्रम पर यदि हम डालें तो क्या-क्या घटनाएं घटी उस पर एक दृष्टिपात करते हुए हम देखते हैं कि सन 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। ये पहली कड़ी थी इसकी। आगे चल करके 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये दूसरा नगर है। और आगे चल करके 1390 में बहुत बड़े लेखक और विचारक हुए जेफरी चौसर, उनकी बहुत प्रसिद्ध कृति रही है कैंटरबरी टेल्स, ये लिखी गई। 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। ड्यूमा कैसी होगी? जहां उनकी सभाएं होती हैं उस स्थल को ड्यूमा कहते हैं। 1453 में कोस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने हरा दिया। अर्थात कोस्तुनतुनिया पर, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, जो रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1454 में, जब गुटेनबर्ग ने मोबाइल टाइप से बाइबिल का प्रकाशन प्रारंभ किया। अर्थात उन्होंने छापाखाना मशीन का आविष्कार किया। 1484 में जो पुर्तगाली गणितज्ञ थे, उन्होंने सूर्य का अध्ययन करके और जो अक्षांश होते हैं उनकी गणना प्रारंभ की। हम जानते हैं ना अक्षांश और देशांतर, इस बारे में। 1492 में कोलंबस भारत आने के बजाय वो अमेरिका पहुंचे। और 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम अंतिम भोज, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, उसको बनाया था। और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर बाइबिल से संबंधित बहुत सारे चित्रों को उन्हें बनाया। विश्वविद्यालय और उनका मानवतावाद से क्या संबंध रहा, इस विषय में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में ही स्थापित हुए थे। तो 11वीं शताब्दी से पादुआ और बालोनिया, इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र के अध्ययन प्रारंभ हुए और वो बड़े केंद्र के रूप में थे, क्योंकि उस जमाने में विधि का, कानूनों का की जानकारी होनी आवश्यक थी, इसलिए उसका अध्ययन होता था। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी होते थे, इसलिए वकीलों और नोटरी, ये सब सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों का कार्य करते थे। तो इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते थे, समझौते तैयार करते थे दो पक्षों के बीच में। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होते थे। तो यही कारण था कि कानूनों का अध्ययन उस समय एक प्रिय विषय बन गया था। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। बाद में फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब पेट्रार्क आते हैं तो पेट्रार्क के लिए पूरा काल जो है एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिससे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया
इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए, तो वो जो प्राचीन विचारक थे और उस समय के कालखंड को वो उच्च कोटि का समझते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना अभी बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने एक नया नाम दिया, उसको कहा उन्होंने मानवतावाद। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में जो मानवतावादी शब्द था वो ऐसे अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र ऐसे विषयों को पढ़ाते थे। तो ये जो मानवतावाद है ये लैटिन शब्द ह्यूमैनिटास, जिसे ह्यूमैनिटीज शब्द से ये बना हुआ है। तो इसमें कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और जो निबंधकार रहे सिसरो, उन्होंने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, उसने इसका अर्थ संस्कृति के अर्थ में लिया ह्यूमैनिटीज को। तो ये विषय धार्मिक नहीं थे, ह्यूमैनिटीज विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से परस्पर विकसित करता था, किसी विषय में डिस्कस करके उसको डेवलप करता था। तो इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें एक नया नया विश्वविद्यालय जो फ्लोरेंस में स्थापित हुआ था, तो ये उसी शहर में था जिसमें कि पेट्रार्क रहता था। उस नगर में 13वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में हालांकि पहले कोई तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में ये जो नगर था ये बहुत प्रकार से बदल गया था। ये तो हम जानते हैं कि किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से होती है। तो फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि थी उसमें दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघियरी, जो 1265 से 1321 में हुआ। तो जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित तो नहीं था, पर उन्होंने अपनी जो लेखनी है वो धार्मिक विषयों पर चलाई हुई थी। दूसरे व्यक्ति थे बहुत बड़े कलाकार जेटो। ये 1267 से 1337 ईस्वी में हुए। तो इन्होंने जीते जागते रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाए। उनके बनाए हुए पोर्ट्रेट पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे, बल्कि सजीव होते थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस जो है वो इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। अब पुनर्जागृत व्यक्ति यानी रेनेसां व्यक्ति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक प्रकार की रुचियां हो और अनेक हुनर में उसको महारत हो। तो पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक प्रकार की अलग अलग रुचियां रखते थे और कई कलाओं में उनको कुशलता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान भी हो सकता था, कूटनीतिज्ञ भी हो सकता था, धर्मशास्त्रज्ञ भी हो सकता था और कलाकार भी हो सकता था। ये जियोटो द्वारा रचित एक चित्र है, असिसी इटली, वहां पर ये रहा है। तो इस प्रकार के जीवंत चित्र आप देख सकते हैं इसमें। तो ध्यान से देखने पर इन चित्रों में बिल्कुल जीवंतता आती है, कृत्रिमता बिल्कुल भी इनमें नहीं है। ये चित्र फ्लोरेंस का है जो कि 1470 ईस्वी में बनाया गया एक रेखा चित्र है। तो किस प्रकार से इटली का जो सबसे समृद्ध नगर है फ्लोरेंस, वो किस प्रकार से पहाड़ियों की तलहटी पर बसा हुआ है, किस तरह से उसकी सड़कें हैं, घनी आबादी है। वहाँ के नदी को भी आप देख सकते हैं, उसमें नौ विचरण, मत्स्य पालन इत्यादि भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को करते हुए आप लोगों को देख सकते हैं।
इससे पता चलता है इनके भवनों से, इनके रोजमर्रा के क्रियाकलापों को जो इसमें दिखाया गया है कि यह नगर एक बड़ा समृद्ध नगर था। एक कालक्रम पर यदि हम दृष्टिपात करें तो मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा एक कालक्रम प्रस्तुत किया गया है। तो जिस कालक्रम में 5 से और 14 यानी 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के कालखंड को उसमें मध्य युग कहा जाता है, जिसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं कि 5वीं से 9वीं शताब्दी का जो समय है उसे अंधकार युग कहा गया है, जबकि 9वीं से 11वीं शताब्दी का जो समय है उसको आरंभिक मध्य युग कहा गया है, और 11वीं से और 14वीं शताब्दी का जो समय है उसे उत्तर मध्य युग कहा गया है। उसके बाद से जब 15वीं शताब्दी होती है और रेनेसां का समय आता है, तो उसके लिए आधुनिक युग का समय जो है वो प्रयुक्त करते हैं। तो मानवतावादी जो विचारक थे वो समझते थे कि वह अंधकार को कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे थे। इसके पीछे ये मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के जब विखंडन हो गया रोमन साम्राज्य का, तो उसके बाद अंधकार युग शुरू हुआ। अर्थात ये 5वीं शताब्दी जब रोम बिखरने लग गया था, तो वहां के बाद से अंधकार युग जो है वो प्रारंभ हो गया था। तो मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए ये मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद ही नए युग का जन्म हुआ, और मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया। तो उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। तो चर्च के नियंत्रण में पूरा रोमन समाज था पूरा। तो मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग जो 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए उन्होंने किया। हालांकि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने इस जो काल विभाजन है इस पर कई सवाल उठाए हैं। तो इस समय के लोग जो हैं वो यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध होते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने क्या किया कि शताब्दियों की जो सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि है उसको आधार मान करके तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई कि ऐसा कोई विभाजन नहीं हो सकता है। तो किसी भी काल को अगर हम अंधकार युग कहेंगे तो ऐसी संज्ञा देना गलत होगा, ऐसा वो मानते थे। तो प्राचीन जो बात आ रही है कि जो प्राचीन यूनानी और विज्ञान और दर्शन है उसका व्यापक प्रभाव और योगदान जो है इस जो आधुनिक रेनेसां का समय है इस पर पड़ा। पूरे मध्यकाल में जो ईसाई गिरजाघर थे और मठ थे, उनके विद्वान जो है यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, जो पुराने विद्वान थे। लेकिन इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, उनको वैसा ही रहने दिया। तो 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवाद को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो ग्रीक भाषा में लिखे हुए थे और उनको रोमन, लैटिन इन भाषाओं में पढ़ना था। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और जो अनुवाद था वो सावधानी पूर्वक किया। तो यूनानियों के कृतियों का अनुवाद जो है वो अरब के विद्वानों ने किया। तो अरबी भाषा में प्लेटो, जिसको अफलातून कहते हैं, और एरिस्टोटिल, जिसको अरस्तु के नाम से जानते हैं, उनकी कृतियां यूनान से अरब में आई और अरब से वह रोमन में गई। जबकि एक ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर
यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच में प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। तो दो प्रकार से हो रहा था, एक तो यूनानी ग्रंथों का अरबी अनुवाद यूनान में जा रहा था, दूसरा जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने फारसियों के भी जो विद्वान थे उनके कृतियों का भी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो ये ग्रंथ अनेक चीजों में, यानी प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन सब से संबंधित थे। टॉलमी का जो ग्रंथ है अल्गमेस्ट, तो इसको खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी अनुवाद भी हुआ। तो इस अलमजेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद यानी अल, इसका उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। तो जो अल शब्द लगता है तो इसका मतलब वह अरबी का है, और जिनका प्रयोग जिस तरह से टॉलमी ने किया है तो वो इसमें जुड़ जाने से ये पता करता है, ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार से ये अरब से अल शब्द जुड़ करके आया है, उनके संबंधों को दर्शाता है, यानी यूनानी और अरबी भाषा में क्या संबंध रहा। तो विभिन्न मुस्लिम लेखकों जिनको कि जो इटालवी दुनिया है उसमें ज्ञानी माना जाता था, उनमें अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के जो दार्शनिक रहे इब्न सीना, तो जिसको लैटिन भाषा में एविसीना कहते हैं, जो 980 से 1037 में रहा, तो उसने आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी यानी रेजेज में शामिल थे। स्पेन के जो अरबी दार्शनिक थे इब्न रुश्द, जिसको लैटिन भाषा में एविरोस कहते हैं, उसने दार्शनिक ज्ञान यानी फलसिफा और धार्मिक विश्वास के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों ने सफलतापूर्वक अपनाया। तो मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे थे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र पर उनका दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे। तो सिर्फ इटली में ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ। हमने मूल्यांकन के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न रखे हैं। तो नगरीय संस्कृति की विशेषता आपको बतानी है कि किस प्रकार से जो नगरीय संस्कृति थी वो उभर करके आई, खास तौर से जो इटालियन नगर थे उनकी क्या विशेषता रही। वो हमने प्रारंभ में आपको बताया कि नगर वाले किस प्रकार से देशज वालों से अपने को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि वो समृद्धि और ज्ञान विज्ञान के मामले में उनसे अपने को आगे समझते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, इसके विषय में हमने पर्याप्त चर्चा की कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, तो जो हमें धार्मिक और जो व्यापारिक चीजें थी, खास तौर से कानूनी बातें, उनसे परे हट करके जो बातें अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाई गई, साहित्य हो गया, व्याकरण हो गया, कला हो गया, ऐसे रुचि के विषयों में जो पढ़ाने वाले विषय थे, और ऐसा विषय पढ़ाने वालों को हम मानवतावादी शिक्षक, ऐसा यानी रेनेसां मनुष्य कहते थे। आगे है कि किन किन दार्शनिकों का प्रभाव यूनानी रेनेसां में पड़ा। तो ऐसे हम जानते हैं कि जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिनमें अरस्तु, प्लेटो, टॉलमी ये सब थे, आगे चल करके अरबी दार्शनिक थे, उनका भी इन पर प्रभाव पड़ा, चाहे रुश्ती रहे हों, चाहे अविसिन्ना रहे हों, एविरोज जिनको कहते थे। और इन सभी दार्शनिकों का रोमनों के जो नगर थे उन पर प्रभाव पड़ा।
इस प्रकार हमने इस अध्याय में जो चर्चा की, हमने इटली के नगरों के पुनरुत्थान के विषय में आपको बताया, उनका परिचय प्रस्तुत किया। किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में 14वीं शताब्दी के बाद मानवतावादी विषय ये पढ़ाए जाने लगे और मानवतावादी विद्वानों ने इतिहास का किस प्रकार से कालक्रम का विभाजन किया है, जिसमें खासतौर से मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया था और 15वीं शताब्दी के बाद जो यानी 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक 3 भागों में इसको मध्यकाल में बांटा और 15वीं शताब्दी के बाद इसको आधुनिक काल में ऐसा बांटा। हालांकि कई विद्वान इस बात से सहमति नहीं रखते हैं। तो कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के नाम भी आपको ढूंढ करके रखने हैं। जिस प्रकार से आपने यूनानी और अरबी दार्शनिकों के नाम इसमें जाने, हम भी प्राचीन भारतीय इतिहास के उन दार्शनिकों के नाम भी हम खोजेंगे। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के नाम और उनके योगदान को हम चिन्हित करेंगे, जिसको हमने पाठ में अभी पढ़ा है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उनके नाम आएंगे, उन्होंने क्या योगदान दिया, उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। इटली के नगरों के नाम लिखने, साथ ही उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। जो इटली के प्रमुख नगर हैं, चाहे वो जिनेवा रहे हों, फ्लोरेंस रहे हों, वेनिस रहे हों, रोम रहे हों, इनकी जो समृद्धि थी, ज्ञान थी, कला थी, इसके विषय में हम अलग अलग उनके नगरों के नाम लिख करके उनके आगे उनकी विशेषताएं लिखेंगे। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।